Hello everyone, welcome back to Mad Educators, which provides you education free of cost. So today we will start with crop production and management. First of all, what are crops? Crops क्या हैं? Okay, plants of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivable land is known as crop. यानी कि जो सेम काइंड के प्लांट मीन्स सेम तरीके के प्लांट्स जो कि ग्रो किए जाते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं, यानी कि उगाए जाते हैं और उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, फिर उनको मार्केट में रिलीज किया जाता है ताकि हमारी जो नीड है वो पूरी हो सके, फूड की नीड जो है वो पूरी हो सके। ओके, तो क्रॉप्स को कौन उगाता है? ग्रोन बाय फार्मर्स, यानी कि वी ऑल नो कि फार्मर्स किसान ही हैं जो क्रॉप्स को उगाते हैं। ओके, सो एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर एग्रीकल्चर यानी कि खेती नहीं होगी, क्रॉप्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो हम खाएंगे क्या? 70% of Indian population depends on agriculture for food and money. इंडिया में क्या होता है कि जो 70% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? एग्रीकल्चर पे। किस चीज के लिए? फूड के लिए और मनी के लिए, हर एक चीज के लिए वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, यानी कि खेती पे। इसीलिए खेती हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, किस किस टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, यानी कि किन किन तरह के क्रॉप होते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। क्रॉप्स आर थ्री टाइप्स स्पेशली, खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप्स। ओके, तो खरीफ क्रॉप क्या होते हैं? थ्री टाइप्स इनके कौन कौन से हो गए? खरीफ, लेट्स सी वन बाय वन। खरीफ, second one is Rabi, and third one is our Zaid. Okay, Zaid. तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द मॉनसून सीजन। कौन से सीजन में ग्रो कर रहे हैं हम? मॉनसून सीजन। तो खरीफ क्रॉप कब ग्रो किए जाते हैं? मॉनसून। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, हमें ऐसे ही लिखना होता है, मॉनसून। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? मेज, मिलेट एंड कॉटन। एग्जाम्पल विल बी मेज, यानी कि भुट्टा जिसको आप बोलते हो, मेज, मिलेट एंड कॉटन। कॉटन, these are examples of kharif crop. Now, what are those? Seeds are shown at the beginning of monsoon season and harvested at the end of the monsoon season. अब क्या होता है खरीफ क्रॉप में, क्या करते हैं कि जो इसके बीज जो हम लगाते हैं ना, वो जो मॉनसून सीजन की जब शुरुआत होती है तभी ही हम खरीफ क्रॉप्स के बीज को बो देते हैं, और इसको हम हार्वेस्ट यानी कि इसकी कटिंग फिर कब करते हैं? इसको निकालते कब है खेत से? आफ्टर द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन, मतलब जब मॉनसून सीजन खत्म होने लगता है ना, तब। Such crops required a lot of water and hot weather for proper growth. अब इनको किन किन चीजों की जरूरत होती है? Lots of water, यानी कि बहुत सारा पानी। Lots of water यानी कि पानी, और hot weather यानी कि गर्मी की भी जरूरत होती है, तापमान की भी जरूरत होती है इनको। ओके, नाउ कमिंग टू रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स हम कब उगाते हैं? रबी मीन्स स्प्रिंग। ओके, रबी का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग। तो ऑब्वियसली हम किस सीजन में उगाएंगे? स्प्रिंग सीजन। द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको उगाते कब है हम? विंटर सीजन में। ओके, इसको लगाएंगे हम विंटर सीजन में, और हार्वेस्ट यानी कि इसकी कटिंग कब करेंगे? स्प्रिंग सीजन में। तो ये स्प्रिंग से रिलेटेड है ना, रबी मीन्स स्प्रिंग, इसी वजह से इसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ओके, wheat, gram and mustard are some of rabi crops. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? wheat, gram and mustard. wheat यानी कि गेहूं, ग्राम
and mustard. Mustard means sarso. Okay, so these are examples of rabi crop. Now, various agriculture practices are carried out to produce new crop varieties. अब बहुत सारी न्यू क्रॉप वैरायटीज के लिए भी हम लोग काफी एक्सपेरिमेंट्स, काफी टेस्ट करते रहते हैं. अब इन क्रॉप्स को क्या एनवायरनमेंट चाहिए? वार्म क्लाइमेट. इनको कैसा क्लाइमेट चाहिए? गर्म क्लाइमेट चाहिए. ओके, और कुछ हद तक इनको थोड़े कूल क्लाइमेट भी चाहिए होते हैं. तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया दोनों का, वार्म और कूल का. तो वार्म क्लाइमेट कब चाहिए? जर्मिनेशन और मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, यानी कि बीज बोने के लिए और उसको बड़े होने के लिए, उसको प्रोड्यूस होने के लिए चाहिए वार्म क्लाइमेट. बट जब वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद उनको कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है? कोल्ड क्लाइमेट. ओके, नाउ कमिंग टू जायद क्रॉप्स. Such crops are between the खरीफ and राबी सीजन. ये किस सीजन में उगाए जाते हैं? खरीफ और राबी के बीच का जो सीजन होता है उसके उस टाइम में उगाए जाते हैं. तो कौन सा सीजन आ गया? बिटवीन मार्च एंड जून. कब उगाया जाता है? मार्च और जून के बीच में. मार्च से जून के बीच में हम जायद क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? कुकुम्बर, पंपकिन. ओके, कुकुम्बर, खीरा, pumpkin यानी कि कद्दू. So these are examples of zaid crop. और भी examples हैं, bitter ground, watermelon, etc. There are so many examples. Now coming to factor affecting crop production. अब crop production को कौन कौन से factors हैं जो affect कर रहे हैं, यानी कि किन किन चीजों से जो है crop production affected होता है. तो दो टाइप्स के आ जाते हैं, इंटरनल और जेनेटिक फैक्टर, एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर. कौन कौन से टू टाइप्स हो गए? इंटरनल. इंटरनल यानी कि इनसाइड, इसीलिए इसको जेनेटिक भी बोला गया है. इंटरनल या जेनेटिक. ओके, इंटरनल है तो जेनेटिक ही होगा ना. एंड एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल. एक्सटर्नल मींस बाहर के फैक्टर्स. तो बाहर के फैक्टर्स कौन होंगे? एनवायरमेंट ही होगा ना. एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल. तो दो फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल. नाउ कमिंग टू इंटरनल. इंटरनल में क्या होता है? द जेनेटिक मेकअप डिसाइड्स क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन. यानी कि जिन जेनेटिक तरीके से ये बने हुए हैं ना, वो डिसाइड करता है कि क्रॉप का ग्रोथ कैसा होगा, उनका प्रोडक्शन कैसा होगा. तो इसमें क्या मेन फैक्टर आ गया? जीन्स. ओके, अब इसमें क्या होता है? कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? द डिजायरेबल कैरेक्टर्स इंक्लूड. अब क्या क्या कैरेक्टर्स इसके अंदर आ गए? अर्ली मैच्योरिटी, यानी कि पहले ही मैच्योर हो जाना. हाई यील्ड एबिलिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना. रेसिस्टेंट टू फ्लड एंड सैलिनिटी. बहुत सारी चीज होती है, जैसे बाढ़ आ जाता है तो बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जो वीक होते हैं, वो गिर जाते हैं, डूब जाते हैं. तो ये सब चीजें भी इफेक्ट करती हैं. टॉलरेंस टू इंसेक्ट एंड डिजीजेस मींस इंसेक्ट और डिजीजेस को भी जो टॉलरेट कर पाए, यानी कि उनसे भी वो जीत सके. रेसिस्टेंस टू लॉगिंग, यानी कि वाटर्स वगैरह क्लॉट हो जाते हैं ना बहुत बार, तो उन सब चीजों को भी ये पार कर सकते हैं, तभी तो ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज इनकी तो डेथ हो जाएगी बहुत जल्दी. द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेन्स. अब ग्रेन्स किन किन चीजों से बने हैं उस पर भी डिपेंड करता है. क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स. अब क्या क्वालिटी है ग्रेन्स की, उस पर भी डिपेंड कर रहा है. ओके, दिस ये जो होता है, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते चले जाते हैं. चलिए, अब एक्सटर्नल में क्या आता है? एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड क्लाइमेटिक, एडाफिक एंड बायोटिक और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, 4 पॉइंट्स आ गए इसमें. क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो क्लाइमेट्स पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कैसा वेदर है, कैसा क्लाइमेट होगा, उस हिसाब से भी जो ग्रोथ होता है उस पे डिपेंड करता है. जैसे हमने देखा कि कुछ क्रॉप्स को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, कुछ को कम टेम्परेचर चाहिए. कभी सीड्स को ग्रो होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो कभी सीड्स को आफ्टर मैच्योरेशन कम टेम्परेचर चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं क्लाइमेटिक फैक्टर. टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, सोलर रेडिएशन, विंड की वेलोसिटी, मतलब किस स्पीड से विंड आ रही है, जा रही है, ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट्स में. ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जैसे कि सॉइल मॉइस्चर हो गया, यानी कि मिट्टी में कितनी नमी है, सॉइल एयर यानी कि सॉइल के अंदर कितने अमाउंट में एयर प्रेजेंट है, एयर के अंदर सारे गैसेस आ गए, तो वो सारे गैसेस इफेक्ट करती है ना प्रोडक्शन को। टेम्परेचर, सॉइल मिनरल्स यानी कि सॉइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती है। बायोटिक फैक्टर्स में आपको आ जाएंगे मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स के आर बायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे कि पेस्ट हो गया, पेस्ट कंट्रोल भी हमें करना पड़ता है, अदरवाइज प्लांट में जो ऐसा बोलते हैं ना कि कीड़े खा गए ऐसा होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू फीड द ह्यूमन पॉपुलेशन आर नोन एज फूड क्रॉप्स। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि हम सारे इंसान को जो फीड करने के लिए जो क्रॉप्स हम उगाते हैं वो है फूड क्रॉप्स। ओके, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो हम हमारे बॉडी के लिए, हमें अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए खाने की जरूरत है ना, तो वो सारे क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से आगे? फर्स्ट वन विल बी राइस, राइस यानी कि चावल। ओके, सेकेंड इज आवर व्हीट, व्हीट यानी कि गेहूं। थर्ड वन इज मिलेट्स। ओके, third is our millets, millets. Fourth we will include maize, pulses. Okay, so these all are few examples of food crops. ऐसे बहुत सारे हैं, we are taking few examples, maize and pulses. Pulses क्या हो गया? दाल। Okay, now coming to rice. Rice क्या है? It is the staple food crop in the majority of region in the country. यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है देश के ज्यादा से ज्यादा भागों में राइस उगाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा भागों में राइस ही प्रोड्यूस होता है। राइस कौन सा कैसा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। क्या चाहिए इसको? हैवी टेम्परेचर, हाई रेनफॉल यानी कि ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा बारिश, हाई ह्यूमिडिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ यानी कि ज्यादा से ज्यादा नमी चाहिए इसको प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। द एरियाज विथ लेस रेनफॉल यूज इरिगेशन फॉर राइस कल्टीवेशन। अब जहाँ पे बारिश कम होती है वहां ऐसा थोड़ी है कि चावल उगाएंगे ही नहीं, खाएंगे ही नहीं, तो वहां भी उगाते हैं, बट वहां पे सिंचाई की तरीके से उनको पानी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाता है राइस को। वीट, वीट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। अब गेहूं हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी से तो फिर आटा बनता है ना, फिर हम चपातीज रोटी बनाते हैं ना। तो ये कहाँ ज्यादातर होता है? नॉर्थ वेस्ट एरियाज में और नॉर्थ के सारे एरियाज में। इट इज अ राबी क्रॉप। किस टाइप का क्रॉप है? राबी क्रॉप। कितना चाहिए इसको? 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, यानी कि एक साल के अंदर कम से कम 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी ही चाहिए, तभी ये अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, अच्छे ग्रो करेंगे। मिलेट्स, द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रो इन द कंट्री इंक्लूड। अब कंट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो आगे? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। ओके, इट ग्रोज इन द रीजन विच एक्सपीरियंस रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अब ये कहाँ पे उगते हैं? ये उन जगहों पे उगेंगे जहां पे पूरे साल बारिश होती रहती है। नाउ मेज में क्या होता है? द खरीफ क्रॉप इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर। इट ग्रोज वेल इन alluvial सॉइल। अब ये कौन से सॉइल में ज्यादातर उगेंगे? alluvial सॉइल। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं? खाने के लिए भी यूज करते हैं और हम इनको फॉडर यानी कि दूसरों को भी खिलाने विलाने में हर एक चीज में हेल्प करते हैं हमारे। पल्सेस, पल्सेस क्या हो गया? दाल। इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में दाल उगाया जाता है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दाल होते हैं ना हमारे, चना का दाल, मसूर का दाल, हर एक तरीके के दाल आते हैं। तो क्या होता है? पल्सेस कैन सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। पल्सेस यानी कि रूखा भी जहाँ पे होता है, जहाँ पे कम बारिश भी होगी ना, वहां भी हम दाल उगा सकते हैं। ओके, अब ये क्या करते हैं? ये इनसे हेल्प भी हमें मिलती है। ये क्या करते हैं? ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, यानी कि सॉइल की जो उगाने की क्षमता होती है ना क्रॉप्स को, उसको भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये हमारे और भी डिफरेंट तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो
चलो कुछ डायग्राम्स देखते हैं, लेट्स सी। सी, these are the diagrams of rice, corn, soybean, sugarcane, groundnut, cotton, है ना? दिखाए थे ना हमने यहाँ पे सारे डायग्राम, जो जो नेम्स आ रहे हैं वो सारे हम यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स है जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स में उगाए जाते हैं, तो हमें इन्हीं सबको रीड करना है। देख लिया, राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस। अब यहाँ पे देखो सोयाबीन का भी दिया है, शुगर केन, ओके, कॉर्न, भुट्टा है ना, राइस। चलो, कॉटन, कॉटन का भी देख लो, यहाँ पे है, कॉटन को भी उगाते हैं, ग्राउंड नट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स हैं, क्रॉप्स हैं जो हम उगाते हैं और हमारे लिए, हम सरवाइव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इस क्लास में हमने क्रॉप्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स, ये सारी चीजें कवर की है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्रॉप्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और पेस्ट कंट्रोल, वीड्स यानी कि जो इनके हार्मफुल, जो इनको खत्म करने वाले इंसेक्ट्स हैं, उनसे हम कैसे बचा सकते हैं क्रॉप्स को। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।